हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एससीईआरटी के इम्पोर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग आज पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 2 लेखन कला और शहरी जीवन को आज पढ़ेंगे। तो इसका जो चैप्टर है समय की शुरुआत वो 4 पार्टों में ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और लेखन कला और शहरी जीवन का पार्ट 1 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। आज हम लोग इसका जो है बाकी चैप्टर को पढ़ेंगे पार्ट 2 में। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस चैप्टर को पढ़ने शुरू करने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर को जो पार्ट 1 है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें और उसे देखें और उसके बाद पार्ट 2 को देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लेखन कला और शहरी जीवन। तो पार्ट 1 में हम लोग जो है शहरीकरण का महत्व और प्रभाव, लेखन कला का प्रभाव और प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पार्ट 2 है उसमें पढ़ेंगे दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो इस पार्ट में क्या है कि 5000 ईस्वी पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था और इन बस्तियों में से कुछ जो प्राचीन शहरों का रूप ले लिया और ये शहर जो है कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए और दूसरा जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए और शेष जो था वो शाही शहर थे। इनमें से पहली जो 2 श्रेणियों के शहर थे इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो बाहर से आकर बसने वाले जो लोग थे उनके मूल स्थान का पता नहीं है और अपने गांव में से कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनाना या उसका पुनर्निर्माण करना शुरू किया। तो सबसे पहला ज्ञात मंदिर जो था एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था और मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे उर जो चंद्र देवता था और इन्नाना जो प्रेम और युद्ध की देवी थी। और ये मंदिर जो है ईंटों से बनाए जाते थे और समय के साथ साथ क्या है बड़े होते गए, क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे और कुछ प्रारंभिक मंदिर जो था साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, क्योंकि मंदिर भी जो था क्या मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें जो थी कुछ खास अंतरालों के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती थी और यही मंदिर की जो है विशेषता थी और साधारण घरों की दीवारें जो होती थी ऐसी नहीं होती थी। तो देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था और लोग जो था देवी देवता के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे और पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछलियों की हड्डी की परतें जमी हुई मिली है। आराध्य देव जो है सैद्धांतिक रूप से खेतों, मत्स्य क्षेत्रों और स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था और समय आने पर उपज को उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना, अनाज पीसना, काटना और ऊनी कपड़ों को बुनना आदि जो है यही की जाती थी। घर परिवार से ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, व्यापारियों की नियुक्ता, अन्न हल जोतने वाले पशुओं, रोटी, जौ की शराब, मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिखित जो है अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए और मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी जो थे इस व्यवस्था में विद्यमान थे, जैसे कि जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि जो है कई बार संकटों से घिर जाती थी। क्यों? क्योंकि फरात नदी की प्राकृतिक धाराओं में से किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता था और फसलों को डुबा देता था और कभी कभी ये धाराएं जो है अपना रास्ता बदल लेती थी, जिससे खेत जो है वो सूखे रह जाते थे। और जैसा कि पुरातत्वीय अभिलेखों से पता चलता है, मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव में समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे हैं और इन प्राकृतिक विपदाओं के अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी आ खड़ी होती थी। जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाके में रहते थे वे अपने पास की जलधारा से जो है इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते थे कि धारा के नीचे की ओर बड़े बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिलता था। ये लोग अपने हिस्से की सरनी में से जो है या फिर मिट्टी जो है उसको नहीं निकालते थे, जिससे बहाव जो है रुक जाता था और नीचे वालों को पानी नहीं मिलता था। इसीलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़े हुआ करते थे। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांटकर खुश कर देते थे तथा हारे हुए समूह में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे, जिन्हें वे अपने चौकीदार या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग स्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज है तो कल चले जाते थे, लेकिन बाद में एक ऐसा भी समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू किया और उसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां जो है स्थापित हो गई।
इस समय के जो विजेता थे मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाली वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से संचालन कर सके। तो जैसा कि एनमरकर से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है कि इस व्यवस्था से राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदाय पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें मुखिया लोगों में ग्रामीणों को आसपास बसने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना जो है इकट्ठी कर सके। और इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके। उरुक उरुक जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, उसमें हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं। और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातत्वीय सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास जब उरुक नगर 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव जो है उजड़ गए और बड़ी संख्या में जो है आबादी का विस्थापन हुआ। उसका ये विस्तार जो है शताब्दियों के बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। और यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर जो था उसकी रक्षा के लिए चारों ओर काफी पहले से ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। और उरुक नगर जो था 4200 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। और उस दौरान 2800 ईस्वी पूर्व के आसपास वो बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। युद्धबंदी और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। और कृषि कर भले ही ना देना पड़े पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। और सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिली जिनमें काम करने वाले लोगों के नाम के आगे दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किया था। और शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने, मंदिर में लगाने और सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के काम में जुटे रहते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, 3000 ईस्वी पूर्व के आसपास उरूक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई और अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग भी होता था। और बस वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को भी बनाना सीख लिया था, क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों के बोझ संभालने के लिए क्षैतिज बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। और सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के जो शंकु कोन बनाने और पकाने के काम में लगाया जाता था। और इन शंकुओं को भिन्न भिन्न रंगों में रखकर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे दीवारें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो जाती थी। मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त की गई। और इस कला के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयातित पत्थरों से किए जाते थे। और तभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक युगांतरकारी परिवर्तन आया जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ था, और वो था कुम्हार के चाक का निर्माण। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे। तो यहाँ पर एक चित्र है ना, इसको देखेंगे तो ये क्या है कि लगभग 3000 ईस्वी पूर्व में निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन, बाहरी भीतरी मुख जो है मुख भाग को दिखाया गया है। तो ये क्या है, एक मंदिर का चित्र है और इसका जो ये बाहर का पोर्शन है और ये भीतर का पोर्शन है, उसी को यहाँ दिखाया गया। और ये कितना साल पुराना है, 3000 साल पुराना है। और यहाँ पे एक और है, चित्र है ना, ये देखिए, ये काले पत्थर पर एक क्या है, उत्कीर्णित शिलापट है या स्लेट है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें एक दाढ़ी वाले एक व्यक्ति है और उसमें क्या है, उसका दाढ़ी दिया हुआ है ना। और व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया हुआ है, उसमें बालों और सिर पर बंधी हुई पट्टी है और उसके सिर पर एक पट्टी भी है। यहाँ पे एक उसका पट्टी है। और क्या खास है इस चित्र में कि कमर पर भी पट्टी बंधी हुई है और कमर पट्टी के नीचे लंबे अंगरखे में स्कर्ट जैसा कुछ ड्रेस पहना हुआ है। या इस चित्र में देख सकते हैं, ये वाले में, कि माथे पे पट्टी है, कमर में अंगरखा है, हाथ में धनुष बाण है ना। और वो एक क्या है, शेर के ऊपर शिकार कर रहा है। और एक और है, यहाँ पे भी एक व्यक्ति है बिल्कुल उसी तरह ही, और वो एक भाले से जो है शिकार कर रहा है। यहाँ पर जो है एक और चित्र है, इसके बारे में देखेंगे
कि ये क्या है, एक बेलनाकार मुद्रा की छाप है जो लगभग 3200 ईस्वी पूर्व पुराना है। और इस छाप में अंकित क्या है, ये एक दाढ़ी वाला व्यक्ति है जो सशस्त्र खड़ा है ना। और काले पत्थर पर अंकित वीर की उत्कीर्णित शिलापट या स्टेन। इसमें क्या है कि दोनों में पोशाक और केश शैली एक जैसी ही है। और चित्र में जो है 3 युद्धबंदी दिखाए गए हैं जिसके हाथ बंधे हुए हैं। और चौथा व्यक्ति जो है विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर दया की भीख मांग रहा है। तो ये जो ऊपर हम लोग देखे काले चित्र में जो शेर का शिकार कर रहा है, उसका और इसका ड्रेस और जो भी है मतलब सेम ही है इसका अटायर। और यहाँ पे ये लोग जो है, 1 2 3 4, ये सब क्या है, ये लोग युद्धबंदी है। और ये कितना साल पुराना बेलनाकार मुद्रा का छाप है, 3200 ईस्वी पूर्व। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि मोहर जो होता है क्या एक शहरी शिल्प कृति है। तो इसमें क्या खास है कि यहाँ पे चित्र देख सकते हैं कि यह मोहर है और इसमें ये शहरी शिल्प कृति थी। इसके बारे में पढ़ते हैं कि भारत में जो है प्राचीन काल में मोहर पत्थर की मोहरें होती थी जिन पर चिन्ह अंकित किए होते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली सहस्राब्दी ईस्वी पूर्व के अंत तक पत्थर की बेलनाकार मोहरें जो बीच में आर पार छिदी होती थी और एक तीली लगाकर गीली मिट्टी के ऊपर घुमाई जाती थी। और इस प्रकार क्या है, उनसे लगातार चित्र बनता जाता था और ये अत्यंत कुशल कारीगरों द्वारा उकेरी जाती थी। और कभी कभी क्या होता है कि उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे कि मालिक का नाम, उसके इष्ट देव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति आदि। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मुंह को चिकनी मिट्टी से लीप पोत कर उस पर वो मोहर घुमाई जाती थी जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जा सकता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टिका पर लिखे पत्र को घुमाया जाता था तो मोहर क्या था, उस पत्र की प्रमाणिकता की प्रतीक बन जाती थी। और इस प्रकार जो मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। तो यहाँ पर 5 जो है पुरानी बेलनाकार मोहरे और उनके छापे दिए गए हैं। इसको आप लोग देख सकते हैं। आगे है कि शहरी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ऊपर के विवरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। और इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें जैसे आभूषण, सोने के पात्र, सफेद सीपियां, लाजवर्द, जड़े हुए लकड़ी के वाद्य यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि जो है विशाल मात्रा में उर्व में राजाओं और रानियों के कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? कानूनी दस्तावेजों, विवाह, उत्तराधिकार आदि के मामलों से संबंधित से पता चलता है कि मेसोपोटामिया का समाज जो था वो एकल परिवार था। और उस क्या था कि एकल परिवार को ही आदर्श माना जाता था। और जिसमें क्या था कि हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था। हमें विवाह की प्रक्रिया विधि के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है। और विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। वधु के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे और उसके बाद जो था वर पक्ष के लोग वधु को कुछ उपहार देते थे। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि एकल परिवार क्या होता है। तो एकल परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी और उसके बच्चे जो है शामिल होते हैं। तो क्या था कि जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्ष की ओर से वो क्या था कि उपहारों का आदान प्रदान होता था और वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। फिर मंदिरों में जाकर जो है भेंट चढ़ाते थे। और जब नव वधु को उसकी सास लेने आती थी तब वधु को उसके पिता द्वारा उसकी जो है दाई का हिस्सा दे दिया जाता था और पिता का घर, पशुधन, खेत आदि जो है उसके पुत्रों को मिलते थे। तो अब तक हम लोग उरुक शहर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम लोग पढ़ेंगे उर नगर के बारे में। तो क्या था कि अब उर नगर का अवलोकन करेंगे कि ये उन नगरों में से था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी। उर जो था मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई। उसमें टेढ़ी मेढ़ी और सकरी गलियां पाई गई जिससे ये पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे, ईंधन के गट्टे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाए जाते थे। पतली व घुमावदार गलियों तथा घरों के भूखंडों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए
क्या था कि उस तरह की नालियां नहीं थी जैसा कि समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई, बल्कि जल निकासी की नालियां और मिट्टी की नलिकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगनों में पाई गई है, जिससे यह समझा जाता है कि घरों की छतों का ढलान भीतर की ओर होता था और पानी का निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था। शायद इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर से बाहर की कच्ची गलियां बुरी तरीके से कीचड़ से ना भर जाए, या फिर ऐसा प्रतीत होता था कि ये लोग अपने घर का जो है सारा कचरा जो है बुहार कर गलियों में डाल देते थे, जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की जो है सतहें ऊंची उठ जाती थी, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा उठाना पड़ता था, ताकि वर्षा के बाद जो है कीचड़ बहकर घरों के भीतर ना आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं बल्कि उन दरवाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे। इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता भी जो है बनी रहती थी और घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। इससे क्या है, घरों के परिवारों में गोपनीयता बनी रहती थी और घरों के बारे में कई तरह के जो अंधविश्वास प्रचलित थे, जिनके विषय में उर में पाई गई शकुन अपशकुन संबंधी बातें पट्टिकाओं पर लिखी मिली है। जैसे घर की दहली ऊंची उठी हुई हो तो वो क्या है, धन दौलत लाती है, और सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर ना खुले तो वो सौभाग्य प्रदान करता है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा भीतर की ओर ना खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। उर में नगरवासियों के लिए एक कब्रिस्तान था, जिसमें शासकों तथा जनसाधारण की समाधियां पाई गई, लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए हुए पाए गए थे। तो यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं कि उर नगर का एक रिहायशी इलाका कैसा दिखता था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो लगभग 2000 ईस्वी पूर्व है। और इसमें क्या है, इस चित्र में आप टेढ़ी मेढ़ी गलियों के अलावा 2 या 3 बंद गलियां भी खोज सकते हैं। बंद गलियां मतलब ये अंदर ही जाकर अंदर क्या हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बंद गलियां कहते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग कि पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। तो ये किस शहर के बारे में बात हुई है, ये मारी शहर के बारे में बात हुई है कि 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जो है मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर जो है दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती है, बल्कि वो फरात नदी के ऊर्ध्व द्वारा पर स्थित है। और मानचित्र में क्या है, विभिन्न रंगों का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मानचित्र है। यहाँ पे विभिन्न रंगों का क्या है, रुकिए, विभिन्न रंगों का प्रयोग करके ये दर्शाया गया है कि इसके ऊपरी क्षेत्र में जो है खेती और पशुपालन जो है साथ साथ चलते थे, है ना। इसका जो ऊपरी क्षेत्र है ना, तो यहाँ पे क्या होता था कि ये खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था, है ना। तो जो ब्राउन ब्राउन दिख रहा है ये क्या है, ये चारागाह क्षेत्र था। और ये है कि ये डॉट डॉट जो है ब्लैक ब्लैक, ये मौसमी धारा था, और ये येलो पार्ट जो था ये चारागाह क्षेत्र था। ये था बसंत में, इधर कुछ कुछ उग जाता था तो बसंत में यहाँ पे चारागाह था, और इसमें जो येलो येलो पार्ट है वो चारागाह वेदिका है, जहाँ नहर का पानी नहीं पहुंच पाता था। ये कृषि भूमि था, ये फरात नदी है, और भूमि का वो भाग जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ से डूब जाता था उसको डार्क ग्रीन से दिखाया गया है। पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तब अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस आदि के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए जो है बहुत उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गड़ेरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे, और गड़ेरिया कई बार अपने भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था। और ये गड़ेरिया खाना बदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे।
तो मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलेगा कि वहां के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे और ये गडरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गडरिये फसल काटने और मजदूरों अथवा भाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने को भी शक्ति प्राप्त कर ली थी और ये खानाबदोश लोग जो थे वो अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। तो ये खानाबदोश लोग किस किस जाति के थे? अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। तो मारी के जो राजा थे वो किस समुदाय के थे? एमोराइट समुदाय के थे। उनकी जो पोशाक थी वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया बल्कि स्टेपी क्षेत्र के जो देवता थे डागान के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। और इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज, वहां की संस्कृति जो है भिन्न भिन्न समुदाय के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी और संभवतः विभिन्न जातियों और समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई थी। तो इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये किसमें है कि एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला लिए हुए है और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए हैं। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की एक पोशाक होती थी, है ना, और इसमें सुमेरियन योद्धा की पोशाक से जो होती है भिन्न होती थी। और ये जो एक चित्र है ये एक सीपी पर उकारा गया चित्र है और इस लगभग 2600 ईस्वी पूर्व पुराना है। यहाँ पे एक चित्र है, इसमें एक मारी में जिमरी लिम का राजमहल का चित्र दिया हुआ है कि मारी में जिमरिलिम जो थे उनका राजमहल कैसा था। और ये चित्र को बनाया गया है कब? 1810 से 1760 ईस्वी पूर्व जो था ना, उस टाइम पे वो जिमरिलिम वहां का राजा था। और उसी का ही एक कि यहाँ पे एक सभागृह है और ये जो है एक भीतरी आंगन है, ये सिंहासन कक्ष है, यहाँ पर एक कुआं है और ये उस राजमहल का प्रवेश द्वार है। आगे हम लोग देखेंगे कि उसका प्रांगण कैसा दिखता था। और ये लिपिक कार्यालय है जिसमें बेंच और मिट्टी दानों के साथ साथ मिट्टी दानों की पट्टिकाएं भी रखी जाती थी। ये जो जिमरिलिम के महल का रसोई घर है जिसमें बहुत सारे चूल्हे थे और ये कार्यशाला और रसोई है और ये वाला स्थान जो है वो शाही निवास है। जिमरिलिम के महल में के दीवार में भी कुछ चित्रकारी की गई है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ जिमरिलिम के महल के बारे में पढ़ते हैं जो 1810 से लेकर 1760 ईस्वी पूर्व में बना हुआ था। तो मारी के जो विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वो प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य जो है वो केंद्र भी था। अपने समय में वो इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए ही उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वो अपने साथ मारी के राजा जिमरिलिम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। और ये सब जो है दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर। और यह संभवतः जो है अपने अन्य साथियों के साथ सफेद पत्थर जड़े आंगन में क्या करता है में बैठकर बाकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल में सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे और राजा जो है विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा 132 में मिलता है, जहां के भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रभ रह जाते थे। ये राजमहल जो है 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें लगभग 260 जो है कक्ष या कमरे बने हुए थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो मारी के राजा थे या राजा होते थे उनको राजाओं को हमेशा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज में चलने फिरने की इजाजत तो थी, परंतु उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। राजाओं तथा उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेतों को देखा है जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे और उसे संदेह है कि कहीं किसी छापे या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है।
मारी नगर जो था एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा, रांगा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल जो है नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच लाया ले जाया जाता था। मारी नगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है और दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियां, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में जो है रुका करते थे। मारी के अधिकारी जलपोत पर जाया करते थे और उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे और एक नदी में 300 मदिरा के पीपे जो है रखे जा सकते थे और उसे आगे बढ़ने की इजाजत देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का 10% जो है प्रभार वसूल करते थे। जो था एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कुछ पट्टिकाओं में जो है साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का भी उल्लेख मिला है और यह द्वीप जो था उन दिनों तांबे तथा टीन के व्यापार के लिए मशहूर था और परंतु यहाँ रांगे का भी व्यापार होता था क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए मुख्य औद्योगिक सामग्री था। इसके लिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था और इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु जो व्यापार और समृद्धि के मामले में वो अद्वितीय था। तो मेसोपोटामिया में जो है नगरों की खुदाई में क्या हुआ था उस घटना को पढ़ेंगे कि आज मेसोपोटामिया के पूरा स्थलों को उत्खनक पहले से उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल है। उनके कार्य की यथार्थता और परिशुद्धता और अभिलेखन का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा है। इसीलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसे उर नगर में की गई थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास इतनी बड़ी जो है धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल की खुदाई के काम पर लगा सके। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का जो है तरीका बदल गया है और इस संबंध में जो है अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लेते हैं कि यह कस्बा जो है वो 2500 ईस्वी पूर्व में लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी लगभग 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों को सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया और इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े और अन्य औजार के धारदार चौड़े सिर से कुछ किलोमीटर तक खरोचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई और पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट तथा ईंटों की दीवारों की स्थिति तथा गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया और पुरातत्वविदों ने क्या किया, पौधे और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों की मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधे और क्या है पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डी भी मिली जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहां गोबर के उपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और क्या है कि रेशे भी मिले थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे ये जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं और यहाँ की गलियों में जो है सुअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए हैं, जिन्हें देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामिया नगर की तरह यहाँ भी सुअर जो है वो छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे जहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था सुअर की कुछ हड्डियों के भी अवशेष मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सुअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श का बारीकी से अध्ययन ये जानने के लिए किया कि घर में कौन से कमरों पर जो है पोपलार, एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूरों की पत्तियों और घास फूस की छतें थी और कौन से कमरे जो है बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। तो मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये पार्ट हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।